हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के एडिटोरियल सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, आज 1 मई है, लेबर डे है, मजदूर दिवस है। आज दिन है उन लोगों का जिनके कारण देश बना है। आज दिन है हम सब का। आपका ऋण ये देश कभी चुका नहीं पाएगा और आपके कारण ही एक शब्द होता है अंग्रेजी में कंफर्ट, आराम। वो जो चीज़ हमें फील होती है वो आपके कारण ही फील होती है। तो आपको दिल से सैल्यूट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल सेशन, जो कि है रिलीजन एंड फ्रीडम पे आधारित। और आज के एडिटोरियल में कुछ खास भी मैंने जोड़ा है, जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं और बेहतर करने की। तो यहाँ पे आपके लिए एक रिवीजन मैंने जोड़ दिया है। अब डेली आपको रिवीजन मिलेगा। कुछ जो वर्ड्स हम देख चुके हैं प्रीवियस सेशंस में, उनको मैं साथ साथ रिवाइज कराता चलूंगा। कुछ शब्द हम पर डे लेंगे ताकि आपको वो वर्ड्स हमेशा के लिए याद रह जाएं। केवल हम फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते इस सेशन के थ्रू। बस आप एक काम करें, अधिक से अधिक इसे शेयर कर दें दोस्तों के साथ। अभी 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स यूट्यूब पर ये सेशन देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि संख्या और बढ़े और लोग आएँ, क्वालिटी एजुकेशन लोग एक्सपीरियंस करें। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें, जमकर लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलीजन एंड फ्रीडम। प्रेफिस पढ़ते हैं पहले कि ये आर्टिकल किस विषय पर है। तो देखिए, बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण, सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। कोई धार्मिक भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स रिलीजियस फ्रीडम्स। भारत को अपनी धार्मिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। किस कारण से? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। रिलीजियस वायलेंस हैज बीन अ पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर क्वाइट सम टाइम एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूएससीआईआरएफ। यूएससीआईआरएफ एक कमीशन है अमेरिका आधारित। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले कुछ दिनों से यहाँ हिंसा देखने को मिली है। ऑल दो द रूलिंग डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब एक सिस्टम, गवर्नमेंट, कुछ भी कह दीजिए, ऑर्डर कह दीजिए, तो ये रूलिंग डिस्पेंसेशन सरकार के लिए है। यद्यपि जो सरकार है उसने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, इसका खंडन कर दिया। रेपुडिएट का मतलब खंडन करना है। यद्यपि सरकार ने खारिज कर दिया है इस रिपोर्ट को। द गवर्नमेंट मस्ट वर्क, फिर भी सरकार को यहाँ पे ज़रूर ये काम करना पड़ेगा कि अपनी ग्लोबल इमेज को मेंटेन करें, क्योंकि भारत चाहता है, भारत की इच्छा ये है, एस्पायर का मतलब इच्छा रखना, कि भारत रूल मेकिंग, ग्लोबल रूल मेकिंग का हिस्सा बनना चाहता है, उस टेबल पर पहुंचना चाहता है। भारत चाहता है कि जब विश्व आधार पे कोई रूल बने तो मतलब अग्रणी देश बनना चाहता है, तो उस इमेज को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी ग्लोबल इमेज को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये प्रेफिस है। एक अमेरिका के आयोग है, उसने भारत के विषय में रिपोर्ट दी है और उसमें मेंशन किया गया एनआरसी के समय जो दंगे हुए थे असम के अंदर, उन दंगों को ध्यान में रखकर धार्मिक, यहाँ पे कहा है कि भारत में है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अब हम ग्रामर और वोकैबुलरी की बात करते हैं। तो वोकैबुलरी काफ़ी सारे आज आपको वर्ड्स मिलेंगे और इनके साथ सिनोनिम्स आपको दिए हुए हैं बहुत सारे। आप इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो डेफिनेटली लिख लीजिए, है ना, और इनको सुरक्षित रखें, क्योंकि जब मैं अब रिवीजन करवाऊंगा तो आपको यही सारे शब्द काम आने वाले हैं। तो आप ज़रूर से इनको नोट करते चलें। पैरामाउंट जो शब्द है, पैरामाउंट का मतलब हाईएस्ट, अटमोस्ट, प्रीडोमिनेंट, ओवर आर्चिंग, मतलब सर्वोच्च शिखर, इसको बोलते हैं पैरामाउंट। सेक्टेरियन दो मतलब निकलते हैं। सेक्टेरियन एक तो पंथ से संबंधित, कोई समुदाय से संबंधित, एक होता है जो संकीर्ण विचारधारा को हो। दोनों तरह के मैंने सिनोनिम्स लिए हैं। पैरोकियल, नैरो माइंडेड, फैक्शनल, क्लैनिश। अगला है अग्रेवेट। अग्रेवेट का मतलब बद से बदतर कर देना। तो वर्सन, इंटेंसीफाई, एग्जसबेट, ऑगमेंट, एम्पलीफाई, एड फ्यूल टू द फ्लेम। कुछ ईडियम्स भी यहाँ पे ली है। जले पर नमक छिड़कना, ये सब होता है ना, आग में घी डालना, तो ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, रब सॉल्ट इन द वुंड। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब एक्सटेंसिव, ब्रॉड, वाइड रेंजिंग, स्पेशियस, फार रीचिंग, मतलब व्यापक हो, काफ़ी विस्तृत हो। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वच्छंद, अपनी मनमाने ढंग से काम करने वाला। तो इसमें कोई ये आप स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि काम कैसा होगा, ये कभी भी मनमाने ढंग से कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो एक प्रकार से सनकी होने का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इरेटिक, विम्सिकल, कैप्रिशियस, मर्क्यूरियल। लॉडेटरी का मतलब प्रशंसनात्मक होता है। तो यूलोजिस्टिक, एडमायरिंग, अप्रिशिएटिव, अप्रूविंग, प्रेजिंग। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभाव युक्त। तो बायस्ड, अनफेयर, अनजस्ट, प्रेजुडाइज्ड, अनइक्वल, पार्शियल। कॉग्निसेंट वर्ड है। कॉग्निसेंट का मतलब अवेयर होता है। कॉन्शियस, अब्रेस्ट, अप्राइज। कॉग्निसेंट का मतलब जो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखता है उसको कॉग्निसेंट बोलते हैं। एडहेरेंट वर्ड है। एडहेरेंट का मतलब फॉलोवर, जो किसी चीज़ का पालन करता है। सपोर्टर, एडवोकेट। रैक का नष्ट करना, तो डिमोलिश, स्मैश, रूइन, डैमेज। डिस्पेंसेशन हमने पढ़ा अभी, तो सिस्टम,
ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर। एक इंस्ट्रूमेंटल वर्ड आएगा, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है उपयोगी, जो योगदान देता है, कंट्रीब्यूटरी, हेल्पफुल, इन्फ्लुएंशियल। एक ग्रामर में अगर बात करें तो एंगेज टू और एंगेज विद आपको देखने को मिलेगा। तो एंगेज टू और एंगेज विद आप एग्जांपल से समझ लीजिए, शी इज अक्यूज्ड ऑफ फेलिंग टू एंगेज विद द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर स्टाफ। वो मतलब उस पर आरोप है कि वो अपने स्टाफ की प्रॉब्लम्स के साथ एंगेज नहीं रहती। तो किसी चीज़ को डील करने के लिए अगर यूज़ करना हो तो एंगेज विद यूज़ करेंगे आप। जबकि अगर सगाई के संदर्भ में, जैसे एंगेजमेंट होती है ना, सगाई के लिए यूज़ करना हो तो एंगेज टू यूज़ कर सकते हैं। तो आई हैव कम टू नो दैट कैली इज एंगेज टू क्रिस्टीना। तो ये एंगेज टू है सगाई होने के सेंस में, और ये वाला जो है वो डील करने के सेंस में है। तो ये एंगेज टू और एंगेज विद है। व्यूअर्स कॉलम में आज क्या है? व्यूअर्स कॉलम में एक बच्चे ने पूछा था आज रिजेक्ट और रिफ्यूज़ में डिफरेंस। मैंने एक चीज़ और साथ में जोड़ दी है, डिनाई। ठीक है, शायद कोई बच्चे का नाम चंदेल, आगे CGL कुछ नाम से उन्होंने बना रखी है अपनी आईडी, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं है। उन्होंने यहाँ पे पूछा है रिजेक्ट और रिफ्यूज़ में डिफरेंस क्या है, तो मैंने साथ में डिनाई जोड़ा। तो डिनाई के संदर्भ में देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। ही डिनाइड टेकिंग द मनी। एक बात याद रखिएगा कि डिनाई के बाद में जेरेंड लगता है। डिनाई के बाद में अगर वर्ब यूज़ करनी हो तो जेरेंड यूज़ करेंगे। जेरेंड का मतलब V0 + ING यूज़ करेंगे। शी डिनाइड दैट शी हैड एक्टेड इररेस्पॉन्सिबली। और ये कह रहा है कि उसने मना कर दिया कि मतलब उस चीज़, इस बात का खंडन कर दिया कि उसने गैर जिम्मेदारानापूर्ण तरीके से काम किया। द मिनिस्टर डिनाइड द एलिगेशन। मिनिस्टर ने आरोप जो है वो खारिज कर दिए, कहा कि खंडन कर दिया मतलब आरोपों का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तो ये है कि डिनाई तब यूज़ कर सकते हो जब आपको कहना हो कि कोई चीज़ सत्य नहीं है। जैसे कि सेकंड और थर्ड एग्जांपल आप देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब यही हो रहा है। ये कह रहा है कि भाई इसने कहा कि उसने गैर जिम्मेदारापूर्ण तरीके से काम किया, ये जो आरोप लगा था उस पर, इस बात का खंडन कर दिया है, तो ये ट्रू नहीं है, ये कहा है। मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जो आरोप लगाएंगे, एलिगेशन लगाया गया है, वो सच नहीं है। फिर हम बात करें तो इसका एक अर्थ होता है टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समथिंग। किसी चीज़ को स्वीकार करने से मना करने के संदर्भ में भी डिनाई आ सकता है। और इसका ऑपोजिट अगर बोलें तो एडमिट यूज कर सकते हो, तो एडमिट का ऑपोजिट डिनाई है। रिफ्यूज की बात करें तो रिफ्यूज का देखो, शी रिफ्यूज टू क्लीन द फ्लोर्स। उसने मना कर दिया फ्लोर को क्लीन करने से। ठीक है, एक यहाँ पे है शी द चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन। उसने मना कर दिया दवा लेने से। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने से मना करने के सेंस में रिफ्यूज है। जो डिनाई का दूसरा प्रयोग था ना, वो यहाँ पे रिफ्यूज भी काम कर सकता है। किसी चीज़ को करने से मना कर देना, एक्सेप्ट करने से मना कर देना, उसको बोलते हैं मुकर जाना, कह सकते हो एक प्रकार से, कि वो काम नहीं करूंगा, मना कर दिया उसके लिए। रिजेक्ट है वो प्रपोजल के लिए जनरली आता है। कोई आपको प्रस्ताव दिया गया, कोई प्रपोजल दिया गया, कोई ऑफर आपके सामने है और आप उसको रिजेक्ट कर ठुकरा देते हैं उसको, तो इसका एक प्रकार से एक फ्रेजल वर्ब लिख सकते हो आप, टर्न डाउन। टर्न डाउन का ठुकराना होता है, ठीक है ना। तो द प्रमोटर्स रिजेक्टेड द प्लान आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब तुरंत कह सकते हो, बिना सोचे समझे, बिना टाइम गंवाए। तो प्रमोटर्स ने तुरंत ही वो प्लान को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और ठुकरा दिया, टर्न डाउन कर दिया। और मैनेजर ने यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। तो रिजेक्ट बराबर क्या है? रिफ्यूज अ प्रपोजल। कोई भी प्रपोजल है उसको रिफ्यूज कर देना। रिवीजन जैसा कि मैंने एक फीचर जोड़ा है, तो उसमें 5 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंजेंट शब्द है। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट, फर्म, रिग्रस, सीवियर, रिजिड। आ जाना चाहिए याद अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन किया है। स्ट्रिंजेंट का सख्त होता है, कठोर होता है। बिल्कुल इसी सीरीज में मैंने ये वर्ड्स लिखवाए थे, आपको समझाया था, इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। फिर अगला वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब इनर्ट, पैसिव, इनऑपरेटिव, निष्क्रिय को बोलते हैं। एक शन वर्ड था। शन का मतलब बचना है, अवॉइड, इवेड, एश्यू, स्टीयर क्लियर ऑफ, शाई अवे फ्रॉम। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस्टर वर्ड है। बॉस्टर का मतलब सपोर्ट करना है। सपोर्ट, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स, बट्रेस, ये सब बॉस्टर है, मतलब मजबूती देना, सपोर्ट करना। फेंड ऑफ शब्द है। फेंड ऑफ का अवर्ट, अवॉइड, डिफ्लेक्ट, वार्ड ऑफ, बचने के संदर्भ में फेंड ऑफ का यूज किया जाता है। तो ये हमने रिवीजन एक नया फीचर जोड़ा, वो भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो टाइटल है रिलीजन एंड फ्रीडम। धर्म और स्वतंत्रता दोनों ही शब्द नाउन है अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में जाएंगे। फिर देखिए, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम एंड कम डाउन हैविली ऑन रिलीजियस वायलेंस। ये एक फ्रेज है, कम डाउन ऑन। इसका मतलब कड़ी कार्रवाई करना, किसी को पनिश करना, दंडित करना। इसके लिए क्रिटिसाइज करना भी होता है, हार्शली क्रिटिसाइज करते हो किसी को, तो उसके लिए भी हम यूज यही करते हैं, कम डाउन ऑन। मस्ट का प्रयोग हम पता है किसके लिए करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए, बाध्यता है तब। तो भारत को यहाँ पे प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी अपनी फ्रीडम्स, अपनी आज स्वतंत्रताएं,
एंड कम डाउन हैविली ऑन रिलीजियस वायलेंस, और अगर धार्मिक हिंसा होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो लोग दोषी हैं उनको सजा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, भारत को अपनी जो फ्रीडम्स है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और धार्मिक हिंसा है उस पर कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। ये तो है इसका मीनिंग। आगे बात करते हैं। रिलीजियस फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। पैरामाउंट हमने पढ़ा था भी, हाईएस्ट, अटमोस्ट, प्रीडोमिनेंट, ओवरआर्चिंग। जितना हो सके उतनी बार रिवीजन करें, उतनी बार रिपीट करें, डेफिनेटली आपको याद रह जाएगा। रिलीजियस फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है। पैरामाउंट मतलब अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस की है, सबसे ऊपर जो चीज़ है वो धार्मिक स्वतंत्रता है। नॉट बिकॉज इट इज़ अबाउट रिलीजन, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि ये रिलीजन के बारे में है, बट बिकॉज इट इज़ अबाउट फ्रीडम, बल्कि इसलिए कि ये आज़ादी की बात है, फ्रीडम की बात है। तो धार्मिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए नहीं क्योंकि ये धर्म के बारे में है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आज़ादी की बात है। आज़ादी सबसे पहले आती है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। द कैरेक्टराइजेशन बाय द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF of India as a country of particular concern in its annual report is not entirely surprising, considering its dim and known views about sectarian violence and aggravating governmental measures over the last year. देखिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। द कैरेक्टराइजेशन बाय द USCIRF, ये USCIRF बोलते हैं इसको। ये एक यूएस का एक आयोग है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता विषयक इन पर काम करता है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है चित्रण करना, कैरेक्टरिस्टिक से कैरेक्टराइजेशन बना है। तो यूएस का जो ये आयोग है उसके द्वारा जो एक कैरेक्टराइजेशन किया गया है भारत का, किस रूप में, एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, एक देश के रूप में, ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जो मतलब देश के लिए इसने कहा है कि पर्टिकुलर कंसर्न का विषय है भारत, एक विशेष चिंता का विषय है। किसमें? इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में। ये जो बात है वो एंटायरली सरप्राइजिंग नहीं है, पूर्ण रूप से कहें कि आश्चर्यजनक है, अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है। कंसिडरिंग, ये देखते हुए, ये मानते हुए कि इट्स डिम, इट्स यहाँ पे USCIRF के लिए आया है। डिम का मतलब धुंधला, अस्पष्ट, नॉन का मतलब ज्ञात, जो भी उसको पता है, जो भी उसके विचार हैं और जो भी उसका धुंधला दृष्टिकोण है, उसको देखते हुए किस चीज़ के बारे में? सेक्टेरियन वायलेंस, जो मतलब धर्म के आधार पर या पंथ विशेष के आधार पर जो हिंसा हुई है। अनग्रेवेटिंग गवर्नमेंटल मेजर्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स है, और अग्रेवेटिंग का मतलब बद से बदतर करने वाले, वर्सन करने वाले, जो सरकार की कार्यवाही फिर हुई थी ओवर द लास्ट ईयर, पिछले साल के दौरान। ओवर के हमने प्रयोग डिस्कस किए थे एक सेशन, इसके बाद जो होता है, मैं खास करके पेड यूजर्स की बात कर रहा हूं, उनको मैंने ओवर के बहुत सारे प्रयोग बताए थे। उसमें एक प्रयोग ड्यूरिंग का था, उस सेंस में यहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जा रहा है। तो उन टुकड़ों में तोड़ के बताया कि क्या इसका मतलब, अब देखिए समझिए क्या चीज़ इसके पीछे है। तो USCIRF, मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ तो सीधा सीधा समझ में आता है कि USCIRF जो है उसके द्वारा कैरेक्टराइजेशन किया गया है। किसका किया गया है? भारत का। किस रूप में किया गया है? कि एक ऐसा देश है जो पर्टिकुलर कंसर्न का विषय है, विशेष चिंता का विषय है। कब, किस में किया गया है? अपनी एनुअल रिपोर्ट में। तो USCIRF ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत का चित्रण इस रूप में किया है कि भारत जो है बहुत ही पर्टिकुलर कंसर्न का विषय है। तो ये जो एक कैरेक्टराइजेशन है, ये सब्जेक्ट बन गया, इसको देखकर यहाँ पे इज है, ये मतलब एंटायरली सरप्राइजिंग नहीं है, पूर्ण रूप से आश्चर्यजनक नहीं है। सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की भूमिका में है, एंटायरली कंप्लीटली के अर्थ में मतलब एडवर्ब है, एडजेक्टिव को विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब का प्रयोग करना होता है। तो ये पूर्णतः सरप्राइजिंग नहीं है। अब बीच में दिया है कंसिडरिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये देखते हुए इट्स डिम, ये इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आ रहा है? USCIRF के लिए। क्या देखते हुए? अपना जो इसका डिम और नॉन व्यूज है, इसको देखते हुए। जो डिम व्यूज है, डिम का मतलब हो गया कि इसके जो धुंधले विचार हैं, अस्पष्ट विचार है, और नॉन व्यूज का मतलब हो गया जो भी इसको पता है, ज्ञात है। व्यूज यहाँ पे नाउन है, नॉन यहाँ पे एडजेक्टिव की बात करेगा, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, जो भी उसको पता है किसके बारे में? सेक्टेरियन वायलेंस के बारे में, जो पंथ विशेष की जो वायलेंस हुई थी उस बारे में। और उसके बाद में अग्रवेटिंग गवर्नमेंटल मेजर्स, सरकार के जो भी कदम थे वो अग्रवेटिंग थे, वर्सन थे, इस स्थिति को और भी बदतर बनाने वाले एफर्ट जो सरकार ने किए ओवर द लास्ट ईयर, पिछले साल, उस आधार पर इसने कहा। तो सीधा सिंपल अगर शब्दों में समझाया जाए तो USCIRF ने, जो अमेरिका का आयोग है, उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को एक चिंताजनक राष्ट्र की श्रेणी में रखा है। और ये सरप्राइजिंग, ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये देखते हुए कि इसको पता है भी USCIRF जो है USCIRF जो है मतलब इसको जो भी पता है उस बारे में, सेक्टेरियन वायलेंस के बारे में, और उसके बाद में जो गवर्नमेंटल मेजर्स जो हुए, जो भी सरकारी यहाँ पे कदम उठाए गए थे पिछले साल के दौरान उस हिंसा को दबाने के लिए, उसके आधार पर कहें तो ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। इसके बाद देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट
नॉट ओनली रेपुडिएटेड द रिपोर्ट बट ऑल्सो रिडिकल्ड द USCIRF। वो छोटा सेंटेंस है। तो भारत की सरकार ने ना केवल इस बात का खंडन किया है, रेपुडिएट का रिजेक्ट कर देना, एक प्रकार से खंडन कर देना रिपोर्ट का, बट ऑल्सो बल्कि रिडिकल्ड द USCIRF का मजाक भी उड़ाया है, उपहास भी किया है। रिडिकल का उपहास करना, जियर इसका सिनोनिम हो सकता है उपहास करने के लिए। अब देखिए यहां पे क्या बोलना चाह रहा है, यहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है। नॉट ओनली के साथ में जो कंजंक्शन लगता है बट ऑल्सो लगता है। एक चीज और आपको याद रखनी पड़ती है इसके अंदर कि जैसा भी पार्ट बट ऑल्सो के बाद में आया है वैसा ही पार्ट नॉट ओनली के बाद में आए। तो बट ऑल्सो के बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, ठीक ऐसे ही नॉट ओनली के बाद में भी सेकंड फॉर्म रेपुडिएटेड का प्रयोग है। तो भारत की सरकार जो है उसने ना केवल यहाँ पे रिपोर्ट को रेपुडिएट किया है, ना केवल रिपोर्ट को यहाँ पे क्या कह सकते हो कि इसका खंडन किया है, बल्कि USCIRF का उपहास भी किया है, मजाक भी उड़ाया है। आगे देखिए, द ऑटोनोमस बाईपार्टिजन Commission's influence over any US executive action is limited and occasional, but its presumption of global authority appears amusingly expensive। तो देखिए, the autonomous का मतलब है स्वायत्त, फ्रीडम, जो मतलब स्वतंत्रता प्राप्त है, खुद के इंडिपेंडेंट कह सकते हो ना। बाई पार्टीजन का मतलब द्विपक्षीय। कमीशंस, ये USCIRF की बात है। इन्फ्लुएंस, प्रभाव, किस पर? यूएस एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब यूएस की सरकार पर। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को बोलते हैं तो सरकार पर। इज लिमिटेड, वो प्रभाव लिमिटेड है, कम है, सीमित है। एन ओकेजनल, कभी कभार देखने को मिलता है प्रभाव इसका। लेकिन इट्स प्रिजम्पशन, लेकिन इसका जो अनुमान है, प्रिजम्पशन का मतलब एक प्रकार से गैस कह सकते हो, ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी, मतलब इसकी जो धारणा है, प्रिजम्पशन है, जो भी इसका गैस है, जो भी अपने को लेकर इसकी धारणा है, क्या ग्लोबल अथॉरिटी के रूप में, कि वैश्विक एक अथॉरिटी के रूप में अपने आप को देखता है जो ये अपीयर्स, ऐसा लगता है, अम्यूजिंगली एक्सपेंसिव, कहीं ज्यादा ही है। अम्यूजिंगली का मतलब होता है एंटरटेनिंगली, मनोरंजन के तौर पर। एक्सपेंसिव का मतलब विस्तृत है। इसको ऐसा लगता है, इसकी धारणा ऐसी है कि विश्व मतलब ग्लोबल अथॉरिटी के रूप में बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन ये अम्यूजिंगली इसने कहा, एडवर्ब इसने बनाया। एक्सपेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब देखो हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या था। ऑटोनोमस एडजेक्टिव है, क्योंकि OUS जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। बाई पार्टीजन जो है द्विपक्षीय होता है। कमीशन USCIRF है, उसका इन्फ्लुएंस अपोस्ट्रोफ लगा के बताया गया है। ओवर, इन्फ्लुएंस किस पर है, उसके लिए ओवर का प्रयोग है, ठीक है। एनी US एग्जीक्यूटिव एक्शन, किसी भी सरकार के कोई भी कार्य में इसका कोई भी इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड है। इज किसको देखकर है, ये इज है इसका इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस बहुत ही लिमिटेड है। एन ओकेजनल मतलब कभी कभार ही देखने को मिलता है। लेकिन इट्स प्रिजम्पशन, लेकिन जो इसका धारणा है, इसका जो अनुमान है, ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी, जो भी इसकी मतलब एक प्रकार से थिंकिंग कह सकते हो ग्लोबल अथॉरिटी की, कि वैश्विक एक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल करता है चीज़ों को। अपीयर्स, ऐसा लगता है, अम्यूजिंगली एक्सपेंसिव, ये काफ़ी ज़्यादा ही है कह सकते हो, जो भी इसका प्रिजम्पशन है। अम्यूजिंगली कहा है थोड़ा सा नेगेटिव में, मान लीजिए कि मजाकियापूर्ण तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से, बहुत ज़्यादा व्यापक ही इसकी धारणा है, ये कहना चाहता है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो ये स्वायत्त एक एजेंसी है, एक ऐसा मतलब कमीशन है जो बिल्कुल स्वतंत्र है। द्विपक्षीय है, द्विपक्षीय का मतलब है जो भी सरकार है और उसके विपक्ष में जो पार्टी है, दोनों का समर्थन इसको प्राप्त है। लेकिन सरकार के जो कार्यकारी, जो सरकार के जो एक्शंस होते हैं, उनमें प्रभाव इसका पड़ता नहीं है, और पड़ता है तो कभी कभार देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इसको ऐसा लगता है, इस आयोग को, कि बहुत बड़ा व्यापक आधार पे इसका मतलब कुछ अथॉरिटी है। आगे बात करें तो वेदर और नॉट द US गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन इट्स रिकमेंडेशन टू इंपोज टारगेटेड सैंक्शंस ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल्स डिपेंडिंग ऑन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। वेदर और नॉट का मतलब चाहे ये है या फिर नहीं है। द US गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन, एक्ट ऑन का मतलब कार्रवाई करना, तो चाहे ऐसा होता है या नहीं होता है कि US गवर्नमेंट कार्रवाई करे। इट्स रिकमेंडेशन का मतलब इसकी सिफारिशों पर, इट्स या USCIRF के लिए है, इसकी सिफारिशों पर। टू इम्पोज का थोपना। टारगेटेड सैंक्शंस का मतलब जो भी लक्ष्य रखे हैं प्रतिबंध लगाने के, उन मतलब लक्ष्यों, उन प्रतिबंधों को लगाने के लिए। ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज, भारत के जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन पर, एंड ऑफिशियल्स और अधिकारियों पर। डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अमेरिका के रणनीतिक जो हित हैं उस पर, ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूं इसको पूरा तरीके से कि भी क्या इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो वेदर और नॉट द US गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन इट्स रिकमेंडेशन टू इंपोज टारगेटेड सैंक्शंस ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल्स डिपेंड ऑन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो वेदर और नॉट द US गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन, अब यहां से पढ़ो कि जो US गवर्नमेंट है, एक्ट ऑन का मतलब कार्रवाई करना, इट्स रिकमेंडेशन, इट्स यहाँ पे USCIRF जो है वो आयोग है उसके लिए आ रहा है। रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश है, तो ये इसकी सिफारिशों पर US गवर्नमेंट कार्रवाई करती है कि नहीं करती। उसने कहा कि भारत एक चिंता का विषय है, इस पर अमेरिका की सरकार कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। किस चीज़ के लिए? प्रतिबंध लगाने के लिए, है ना। इम्पोज, थोपना,
क्या थोपना है? सैंक्शंस। सैंक्शंस कौन से? टारगेटेड, जो भी लक्ष्य रख रखा है वो सैंक्शंस। और थोपने के लिए क्या लगता है? ऑन, किस पर? भारत की जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उन पर, और ऑफिशियल्स, अधिकारियों पर। ये डिपेंड करता है। अभी डिपेंड क्या करता है? डिपेंड्स का सब्जेक्ट ढूंढना है आपको। इसका सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट इसका है कि ये कार्यवाही करता है कि नहीं करता है, ये सब्जेक्ट है इसका, है ना, कि ये गवर्नमेंट जो ये यूएस गवर्नमेंट है वो एक्ट करती है कि नहीं करती है, डिपेंड करता है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट नाउन है, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, रणनीतिक हितों पर, कि अमेरिका खुद का स्वार्थ की पूर्ति के, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक दवाई थी, एंटी मलेरियल ड्रग थी, उसको मंगवाने के लिए अमेरिका ने क्या किया उस समय, पीएमओ और राष्ट्रपति और भारत प्रधानमंत्री इन सब का ट्विटर हैंडल पे फॉलो किया था। अभी कल सुनने में आया कि इसने अनफॉलो कर दिया है। तो ये सब स्वार्थ की पूर्ति के अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए, रणनीतिक हितों को देखते हुए निर्णय लेगा, वो उसकी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, The US has used arguments of freedom, democracy, tolerance, and transparency as tools in its strategic pursuits, but there is no proof of any uniform or predictable pattern of enforcement of such moral attributes. Attributes का मतलब गुण है, moral attributes का मतलब नैतिक गुण है, ये लिख लीजिएगा। The US has used arguments of freedom. US ने has used, use किए हैं, arguments, तर्क, of freedom, किसके? स्वतंत्रता के, लोकतंत्र के, सहिष्णुता के, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के, किस रूप में? एज टूल्स, एक सहायक के रूप में। टूल्स का मतलब वैसे उपकरण, लेकिन सहायक के रूप में। सहायक किसके? इन स्ट्रेटेजिक परस्यूट, रणनीतिक जो भी लक्ष्य है। परस्यूट का मतलब जो पीछा आप जिसका करते हो, पीछा किसका करते हो? लक्ष्य का करते हो। तो जो भी इसके रणनीतिक लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति है, तो उसके लिए इसने इनका प्रयोग किया है टूल्स के रूप में। बट लेकिन देयर इज नो प्रूफ, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऑफ एनी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, है ना। प्रूफ किसका नहीं है? किसी भी एक जैसे या प्रेडिक्टेबल पैटर्न का। प्रेडिक्टेबल क्या होता है? जिसकी आप भविष्यवाणी कर सको कि ऐसा ही होगा। आप किसी व्यक्ति को देखकर ये भविष्यवाणी कर सकते हो कि भाई इसका व्यवहार ऐसा है, क्योंकि आप मिल चुके हो 5-10 बार उससे, तो आप कह सकते हो प्रेडिक्टेबल है ना। तो प्रेडिक्टेबल पैटर्न मतलब, लेकिन यूएस का कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न नजर नहीं आता, कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नजर नहीं आता ऑफ एनफोर्समेंट लागू करने की प्रोसेस होती है। ऑफ सच मॉरल एट्रीब्यूट्स, ऐसे किसी नैतिक गुण को एनफोर्स करने के लिए यूएस का कोई यहाँ पे यूनिफॉर्म या प्रेडिक्टेबल पैटर्न नजर नहीं आता है। आगे देखो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको। यूएस से पहले द है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड शब्द जिस देश के नाम के साथ जुड़ता है, जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम है, तो द का प्रयोग करते हैं। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि एच के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो भी तर्क वितर्क दिए हैं, तो यूएस ने इस्तेमाल किया है आर्ग्यूमेंट्स का। आर्ग्यूमेंट्स कौन से? फ्रीडम, है ना, फ्रीडम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, टॉलरेंस, सहिष्णुता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, किस रूप में यूज किया है? टूल्स के रूप में, उपयोगी सामग्री के रूप में। किस चीज में? अपने स्ट्रेटेजिक परस्यूट्स के लिए, अपने रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। बट लेकिन देयर से यहां पे सेंटेंस स्टार्ट हो गया, बट कंजंक्शन रह गया, पिछले वाला पार्ट छोड़ दीजिए, आगे वाले पार्ट में आएंगे। तो देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन का प्रयोग हम करते हैं। इन्वर्जन का मतलब वर्ब लगाते हैं पहले, सब्जेक्ट लगाते हैं बाद में। तो देयर इज नो प्रूफ, ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऑफ एनी यूनिफॉर्म और प्रेडिक्टेबल पैटर्न। किसका सबूत नहीं है? किसी भी यूनिफॉर्म या प्रेडिक्टेबल पैटर्न का। मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और ऐसा पैटर्न जिसके बारे में आप कह सकते हो कि ऐसा ही नजर आएगा। किस चीज का? एनफोर्समेंट का, कि कभी यूएस ने कोई ऐसा पैटर्न यूज किया हो जो प्रेडिक्टेबल हो या यूनिफॉर्म, ऐसे कोई सबूत नहीं मिलता है। ऐसे मॉरल एट्रीब्यूट्स, कौन से मॉरल एट्रीब्यूट? जो ऊपर बातें की है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, इसको एनफोर्स करने कोई सबूत नजर आते नहीं है। आगे देखिए, द प्रोसेस कैन बी सेलेक्टिव एंड ऑफन आर्बिट्रेरी इन स्पॉटलाइटिंग कंट्रीज। द प्रोसेस कैन बी सेलेक्टिव मतलब ये यहाँ पे बात यही है कि यूएससीआईआरएफ ने अपनी एक रिपोर्ट दी, एनुअल रिपोर्ट, और अब यहाँ पे बातें ये चल रही है लेखक के द्वारा कि क्या यूएस जो है भारत पर कार्रवाई करे, क्या कुछ सैंक्शंस लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो लेखक का कहना यह है कि यूएस जो है वो अपने स्वार्थ के अनुसार अपने हितों की रक्षा पहले करेगा। वो देखेगा भारत से क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर फ़ायदा है तो ये चीज़ें दरकिनार भी कर देगा। ठीक है, अमेरिका बात करता है कि फ्रीडम होना चाहिए, टॉलरेंस की बात करता है ना, ये सब मॉरल एट्रीब्यूट्स की बात ज़रूर करता है, लेकिन ऐसे कोई सबूत मिले नहीं है कि मतलब ऐसा जहाँ कहीं भी इसने देखा है तो एक तरीके से इसने हैंडल किया सब चीज़ों को। उसने देखा है कि कौन सा देश मेरे हित में काम कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग निर्णय इसने लिए हैं।
वही बात आगे बढ़ाइए कि द प्रोसेस कैन बी सेलेक्टिव, ये जो प्रोसेस है एनफोर्स करने का, ये जो लागू करने का, सैंक्शंस थोपने का, ये प्रोसेस सेलेक्टिव हो सकता है। सेलेक्टिव मतलब चुना जा सकता है, मतलब यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुन सकती है चीज़ों को कि भाई इस देश पर करना है, इस पर नहीं करना है, इस नेता को ऐसा देखना है, इसको नहीं करना है, ये सब अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से। एंड ऑफन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वच्छंद। हमने बात की थी आर्बिट्रेरी की, आर्बिट्रेरी के सिनोनिम्स अगर आपको याद आ रहे हो, इरेटिक, विम्सिकल, कैप्रिशियस, मर्क्यूरियल, है ना। तो ये एक प्रकार से आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, अक्सर अपने मनमाने ढंग से यहाँ पे अपना निर्णय ले सकता है। इन स्पॉटलाइटिंग कंट्रीज, स्पॉटलाइट का मतलब यूँ कह सकते हैं, स्पॉटलाइट में आने का मतलब है किसी को फोकस करना, मूल रूप से स्पॉटलाइट का मतलब ये है। तो कंट्रीज को फोकस करना जो है वो आर्बिट्रेरी हो सकता है, सेलेक्टिव हो सकता है। आगे देखिए, मिररिंग दिस पैटर्न, India selectively approaches global options on itself, embracing and celebrating laudatory ones and rejecting inconvenient ones. मिररिंग का मतलब प्रतिबिंबित करना। मिरर का मतलब क्या है, आप मिरर इमेज बनाते हो तो जैसी इमेज मिरर में दिखाई दे रही वैसी की वैसी इमेज। तो मिररिंग दिस पैटर्न, इसी पैटर्न को प्रतिबिंबित करते हुए इंडिया, भारत, सेलेक्टिवली, चयनात्मक तौर पर अप्रोच करता है ग्लोबल ओपिनियंस, वैश्विक राय को, ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर, एम्ब्रेसिंग, अपनाए, एंड सेलिब्रेटिंग लॉडेटरी वंस, एम्ब्रेस का अपनाता है, सेलिब्रेटिंग मतलब एक प्रकार से स्वागत करता है, सेलिब्रेट वैसा मनाना होता है जैसे सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार वगैरह, यहाँ स्वागत करता है लॉडेटरी वंस, जो प्रशंसनात्मक है, ये वंस किसके लिए आ रहा है, ओपिनियंस के लिए। एंड रिजेक्टिंग, और रिजेक्ट करता है इनकन्वीनियंट वंस, जो असुविधाजनक है, जो भारत को लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं मानता। कहने का मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, फिर बताऊंगा कि इसके पीछे क्या चीजें हैं। यहाँ पे इसी पैटर्न को भारत भी फॉलो करता है, जो अमेरिका करता है वैसे ही भारत भी देखता है कि कहाँ से स्वार्थ की पूर्ति अपनी हो रही है, कहाँ से अपना काम चल रहा है। अब जैसे अमेरिका से अपना काम चल रहा है, अमेरिका से लगता है कि भारत कोई डिफेंस कॉपरेशन ले सकता है, अमेरिका से लगता है कोई और कॉपरेशन मिल सकता है, तो फिर भारत क्या करेगा कि अमेरिका की दो बातें मान लेगा, समझ रहे हो। तो भारत भी क्या करता है, कई बार जैसे अमेरिका को स्वागत करता है कोई चीज़ का भारत का, तो भारत कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा है। जैसे ही कुछ एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाता है किसी कंट्री के द्वारा, कुछ ऐसा है, तो भारत कहता है कि उसको रिजेक्ट कर देता है कि हमारा आंतरिक मामला है। सुना है ना आपने। तो ऐसी ही इमेज, ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे मिरर मतलब प्रतिबिंबित करते हैं। भारत भी चयनात्मक तौर पर क्या करता है कि ग्लोबल ओपिनियंस को अप्रोच करता है, जो भी वैश्विक आधार पर राय होती है अलग अलग कंट्रीज की, तो उनको भारत भी क्या करता है, अपने हिसाब से चुन चुनकर या सेलेक्ट करके अप्रोच करता है। कैसे, अपनाता है और स्वागत करता है उन राय का जो लॉडेटरी हो, प्रशंसनात्मक। लॉडेटरी क्या कहा था हमने, यूलोजिस्टिक, एडमायरिंग, अप्रिशिएटिव, अप्रूविंग, प्रेजिंग, प्रशंसनात्मक। और रिजेक्ट कर देता है उनको जो राय, जो ओपिनियंस कैसे होते हैं, इनकन्वीनियंट, भारत को लगता है कि असुविधाजनक, हमारे काम के नहीं है, अनकंफर्टेबल महसूस करवाता है भारत को, तो वो भारत सिरे से खारिज कर देता है। अब मैं इसको पढ़ाता हूं वैसे। तो मिररिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी पैटर्न को एकदम ऐसे कह सकते हो कि ये एक प्रकार का जेरोक्स है, प्रतिलिपि है इसकी। इंडिया, भारत, सेलेक्टिवली एडवर्ब है, अप्रोचेज यहाँ पे वर्ब है, तो अप्रोच करता है सेलेक्टिव तरीके से। ग्लोबल ओपिनियंस किसको यहाँ पे अप्रोच करता है, वैश्विक राय को, ग्लोबल ओपिनियंस को, ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर लागू करता है। ठीक है। एम्ब्रेसिंग एंड सेलिब्रेटिंग लॉडेटरी वंस, वो राय, वो ओपिनियन जो लॉडेटरी है उनको अपनाता है। एम्ब्रेस का मतलब आलिंगन करना, गले लगाना। एंड रिजेक्टिंग, और रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट हम पढ़ चुके हैं, रिफ्यूज रिजेक्ट में क्या डिफरेंस है। इनकन्वीनियंट वंस, वो राय जो इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है, उनको सिरे से खारिज कर देता है, उनको नहीं मानता है। अब देखिए, The frantic and relatively successful efforts to raise its ease of doing business ranking by the World Bank is a case in point. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। द फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब होता है तुरंत, बिना सोचे समझे किया गया, आनंद फानंद में किया गया, है ना। तो द फ्रेंटिक एंड रिलेटिवली सक्सेसफुल, तुलनात्मक रूप से सक्सेसफुल, एफर्ट्स टू रेज इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो प्रयास भारत ने किए टू रेज इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसके प्रयास, अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्तर को बढ़ाने के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ये एक सूची जारी होती है, उसमें कंट्रीज के लिए कहा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से कौन से कंट्री ऊपर है, कौन से कंट्री नीचे है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक सूची जारी की, रैंकिंग दी थी, तो उसमें भारत के लिए कहा गया कि आप अपने एफर्ट्स दिखाओ ताकि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर आ जाओ इस कंडीशन में। तो ऐसे देखकर इस सूची में क्या फर्क पड़ता है कि जो देश ऊपर होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है, फॉरेन फंडिंग ज्यादा आती है, लोग निवेश करना चाहते हैं, लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, लोग अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो भारत ने क्या किया था, इस बात को मान लिया था। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रैंकिंग दी जाती है उसके। तो इज अ केस इन पॉइंट, केस इन पॉइंट का मतलब यहाँ पे एक प्रकार का इलस्ट्रेशन है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है, एक प्रकार का इंस्टेंस है, ये एक उदाहरण है यहाँ पे। तो फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का आनंद फानंद में लिया गया,
रिलेटिवली सक्सेसफुल और तुलनात्मक रूप से सफल भी रहा यह प्रयोग। एफर्ट्स जो प्रयास किए किसको, अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बढ़ाने के प्रयास जो हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रैंकिंग दी गई उसके अंदर, इज अ केस इन पॉइंट, ये एक ऐसा ही मामला है कि भाई यहां पे तो भारत को लगा कि यहां अपना फायदा है तो भारत ने एफर्ट्स किए। फिर देखो मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स हैव ए सर्कुलेटरी लाइफ। द USCIRF report quotes UN special rapporteur to buttress its point on the discriminatory outcome of the National Register of Citizens in Assam। देखो यहां से कहा इसने many of these reports have a circulatory life। तो जो ये रिपोर्ट्स आती हैं ना ऐसी अनेकों रिपोर्ट्स जो हैं उनकी सर्कुलेटरी लाइफ है। सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है? सर्कुलेटरी वैसे हिंदी में परिसंचरण को बोलते हैं आप, है ना। सर्कुलेटरी का मतलब घूम फिर कर वहीं आता है। तो इस प्रकार से यूँ है कि सर्कुलेटरी का मतलब यूँ है कि ये जो रिपोर्ट्स है ना उसका आपस में एक तालमेल होता है, आपस में कनेक्शन होता है, आपस में मतलब यूँ ये घूमती हैं रिपोर्ट्स, मतलब एक दूसरे का संबंध होता है इन चीज़ों, सर्कुलेटरी लाइफ है ना। द USCIRF रिपोर्ट कोट्स, तो USCIRF की जो रिपोर्ट है वो बताती है, कोट करती है UN स्पेशल रैपर्टो का मतलब होता है रिपोर्ट देने वाला, टू बट्रेस इट्स पॉइंट, कि UN स्पेशल रैपर्टो जो है UN के जो विशेष रिपोर्ट देने वाले जो हैं, टू बट्रेस इट्स पॉइंट, बट्रेस का मतलब स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, इट्स पॉइंट कि इसमें इसके पॉइंट को बट्रेस किया है। USCIRF की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को UN के जो विशेष रिपोर्ट देने वाले हैं एजेंसी, उसने भी इस पॉइंट को स्ट्रेंथन किया है। किस बात को लेकर? ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण, इसके लिए मैंने क्या पढ़ा था? बायस्ड, अनफेयर, अनजस्ट, प्रेजुडिस्ड, अनइक्वल, पार्शियल, ये सब थे भेदभावपूर्ण। तो भेदभावपूर्ण जो आउटकम का मतलब परिणाम है उसको लेकर, और किसके परिणाम, किसको भेदभावपूर्ण करार दे रहे हैं? जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो NRC की बात असम में हुई थी उस आधार पर। तो मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स हैव ए सर्कुलेटरी लाइफ, इन रिपोर्ट्स की सर्कुलेटरी लाइफ भी मतलब घूम फिर कर वो रिपोर्ट आ रही है, कहने का मतलब। देखो यहां ये सर्कुलेटरी लाइफ का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे हम कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, कोई व्यक्ति मिला आपसे और फिर 10 दिन 20 दिन बाद में फिर मिल जाता है, फिर एक साल दोबारा मिल जाता है, आप कहते हैं कि पृथ्वी गोल है भैया, जहां भी जाओगे आप वापस में मिल ही जाओगे। तो वैसा ही ये सर्कुलेटरी लाइफ है। ये रिपोर्ट USCIRF ने दी है, तो इसी रिपोर्ट की पुष्टि UN के स्पेशल रैपर्टो ने भी की है, जो रिपोर्ट दी है उन्होंने भी की है, और इस पॉइंट को बट्रेस किया है, इस पॉइंट को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया है। किस आधार पर? कि NRC में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इस आधार पर। ठीक है, भारत में जो NRC की बात थी उसके जो डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम है इस बेसिस पर। आगे देखिए, ओवरऑल such reports contribute to the construction of an image of a country and the Indian government is cognizant of this pattern। ओवरऑल कुल मिलाकर सच रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट, योगदान देती हैं, टू द कंस्ट्रक्शन, किस में? कंस्ट्रक्शन, निर्मित करने में, ऑफ एन इमेज, एक इमेज को, ऑफ ए कंट्री, देश की, तो देश की इमेज को बनाने में इनका योगदान होता है। एंड द इंडियन गवर्नमेंट, और भारत की सरकार जो है, इज कॉग्निसेंट, वो अवेयर है ऑफ दिस पैटर्न, इस बारे में। कॉग्निसेंट का अवेयर, कॉन्शियस, अब्रेस्ट, अप्राइज्ड, तो ये कॉन्शियस है इस पैटर्न के बारे में। तो देखो कुल मिलाकर सच रिपोर्ट, सच के बाद में जो नाउन लगती है प्लूरल लगती है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो बात अलग है, अगर काउंटेबल है, सिंगुलर है तो ए या एन लग जाता है सच के ठीक बाद में। ऐसी रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट, रिपोर्ट्स है प्लूरल है, इस कारण से कंट्रीब्यूट वर्ब भी प्लूरल है, कंट्रीब्यूट के साथ में प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स है कुल मिलाकर वो कंट्रीब्यूट करती हैं, योगदान देती हैं, किस चीज में? देश की इमेज को बनाने में। उल्टा पढ़िए, देश की इमेज को बनाने में। एंड द इंडियन गवर्नमेंट, और भारत की सरकार जो है इस पैटर्न के बारे में पता है भारत को, कॉग्निसेंट है भारत की सरकार, अवेयर है भारत की सरकार, कॉन्शियस है, अब्रेस्ट है, अप्राइज्ड है। ठीक है, आगे देखो। इन मार्च द इंडियन गवर्नमेंट टोल्ड नीति आयोग टू ट्रैक 32 ग्लोबल इंडिसेज एंड एंगेज विद द बॉडीज दैट मेजर देम टू एडवांस रिफॉर्म एंड ग्रोथ। इन मार्च में द इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार ने, टोल्ड नीति आयोग को बताया, टू ट्रैक 32 ग्लोबल इंडिसेज के जो 32 जो वैश्विक सूचकांक है उनको ट्रैक करने के लिए कहा, एंड एंगेज विद, और कहा कि आप इसमें एंगेज रहो, इसको डील करो। द बॉडी, जो भी बॉडीज हैं, जो भी संस्थाएं जिन्होंने यहाँ पे मतलब जो क्या रिपोर्ट दी हैं, दैट मेजर देम, जो उनको मापन करती है, मेजर करती है, जो सूचकांक जारी किए हैं, टू एडवांस रिफॉर्म एंड ग्रोथ, किसके लिए? ताकि एडवांस, प्रगति कर सकें, रिफॉर्म, किसमें? रिफॉर्म, सुधार लाया जा सके, ग्रोथ, वृद्धि लाई जा सके। तो मार्च में मंथ के नेम से पहले इन लगता है, मंथ के नेम के साथ अगर डेट भी मेंशन हो तो ऑन लगता है। तो इन मार्च में द इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार ने नीति आयोग को बताया, क्या कहा? अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में लिया है तो टू कंजंक्शन लग गया। ट्रैक 32 ग्लोबल इंडिसेस की 32 जो वैश्विक सूचकांक है उसको ट्रैक करो,
और उसके जो बॉडीज़ हैं जिन जिन ने ये रिपोर्ट बनाई है उनके साथ संपर्क में रहो, एंगेज रहो। किसके लिए? ताकि हम रिफॉर्म और ग्रोथ प्राप्त कर सकें। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया है। अगला पैराग्राफ देखिए, इंडिया एडवर्टाइजेज इटसेल्फ एज ए मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी एंड एज एन एडहेरेंट टू ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। भारत एडवर्टाइजेज अपना विज्ञापन करता है, प्रचार प्रसार करता है, इटसेल्फ अपना, एज रूप में, अ मल्टी रिलीजियस बहु धार्मिक डेमोक्रेसी के रूप में, कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पे बहुत सारे धर्म हैं, एंड और एज एन एडहेरेंट, एडहेरेंट का मतलब समर्थक, फॉलोअर, सपोर्टर, एडवोकेट। और भारत ये प्रचार करता है अपना कि भारत सपोर्टर है किसका? ग्लोबल नॉर्म्स का, ग्लोबल नॉर्म्स का पालन करता है, ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो भी रूल ऑफ लॉ है, जो भी कानून है, उनका सभी का पालन करता है। तो कह रहा है कि भारत अपना प्रचार प्रसार इस रूप में करता है कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पे बहुत सारे धर्म रहते हैं और यहां पर भारत जो है वो सपोर्टर है ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो भी वैश्विक नियम है उन सभी का पालन करने वाला है। भारत अपनी छवि ऐसे बना के रखता है, ठीक है। इट ऑल्सो एस्पायर्स टू बी ऑन द टेबल ऑफ ग्लोबल रूल मेकिंग। इट भारत के लिए है, ऑल्सो मतलब भी, एस्पायर्स मैंने कहा था ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब के पहले, तो देखो एस्पायर के पहले, कल भी मैंने बताया था, कल भी ये बात मैंने स्ट्रेस की थी, आज भी बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इट ऑल्सो एस्पायर्स, ये भारत जो है, ऑल्सो एस्पायर्स ये भी कामना रखता है, एस्पायर का इच्छा रखना, टू बी होना, ऑन द टेबल उस टेबल पर, ऑफ ग्लोबल रूल मेकिंग। ग्लोबल रूल मेकिंग जो टेबल है जहां पर ग्लोबल रूल बनाए जाते हैं उस टेबल पर आने की इच्छा रखता है, मतलब भारत भी आगे बढ़ना चाहता है, लीड करना चाहता है विश्व को, यही भारत की इच्छा है। फॉर अ कंट्री विद सच स्टेटेड एम्बिशंस, इट्स रिकॉर्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम एज रिफ्लेक्टेड थ्रू इवेंट्स ऑफ द लास्ट 1 year डीपली डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का मतलब है बेचैन कर देने वाला, ठीक है। तो फॉर अ कंट्री, एक ऐसे देश के लिए, विद सच स्टेटेड एम्बिशंस, ऐसे एम्बिशंस के साथ, कौन से एम्बिशंस है? स्टेटेड, जो भारत ने बताए हैं, अभिव्यक्त किए हैं, ऐसे एम्बिशंस, ऐसी महत्वाकांक्षाओं के साथ। इट्स रिकॉर्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम, इसका जो रिकॉर्ड है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, एज रिफ्लेक्टेड थ्रू इवेंट्स, जैसा कि दिख रहा है, किसके माध्यम से? इवेंट, जो घटनाएं घटी हैं उस माध्यम से, ऑफ द लास्ट 1 year, पिछले 1 साल की, इट्स डीपली डिस्कंसर्टिंग, ये काफी ज्यादा बेचैन कर देने वाली है। तो कह रहा है, रिपीट कर देता हूं, ऐसे देश के लिए जहां पर एम्बिशन तो हो गया नाउन, स्टेटेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव वर्बल एडजेक्टिव है, तो ऐसे जो स्टेटेड एम्बिशंस हैं जिसने बता रखा है कि हमारी महत्वाकांक्षा ये है कि हम चाहते हैं ग्लोबल टेबल पर आएं, ग्लोबल रूल मेकिंग टेबल पर आएं, है ना, तो ऐसी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाने वाला देश जो है, और इसका जो रिकॉर्ड है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, जैसा कि दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हुआ है, थ्रू माध्यम के लिए लगता है, प्रेपोजिशन है, इवेंट्स के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, घटनाएं कौन सी? पिछले 1 साल की, ये जो है इसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा डिस्कंसर्टिंग है, डिस्कंसर्टिंग एडजेक्टिव है, और डीपली यहां पे एडवर्ब है। चलिए आगे। द कैटलॉग ऑफ रिलीजियस वायलेंस, इंसाइटमेंट एंड रैकिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिमेन्स एन अनसेटलिंग फैक्ट। द कैटलॉग, कैटलॉग का सूची होता है, रिलीजियस वायलेंस धार्मिक हिंसा, इंसाइटमेंट उकसाना भड़काने की प्रोसेस, रैकिंग नष्ट कर देने की प्रक्रिया, रैक के लिए पढ़ा था, डेमोलिश, स्मैश, रूइन, डैमेज, ऑफ द रूल ऑफ लॉ मतलब कोई भी नियम, कोई भी कानून, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अनेकों हिस्सों में, रिमेन्स ये चीज बनी है, एन अनसेटलिंग फैक्ट, एक बेचैन कर देने वाला फैक्ट। तो कह रहा है कैटलॉग ऑफ रिलीजियस वायलेंस, तो जो सूची है धार्मिक हिंसा की, इंसाइटमेंट उकसाने की, रैकिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और लगातार जो कानून तोड़े जा रहे हैं, ये जो मतलब एक कैटलॉग है, इसकी जो लिस्ट है ना, कि भारत में धार्मिक हिंसा भी हुई है, इंसाइटमेंट भी देखने को मिला है, रूल ऑफ लॉ को रैक करने की बात भी मिली है देश के भिन्न हिस्सों में, ये जो चीज है, ये जो कैटलॉग है, कैटलॉग सब्जेक्ट है, इसको देखकर रिमेन्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट एग्रीमेंट का रूल लग रहा है। एन अनसेटलिंग फैक्ट, ये एक अनसेटलिंग फैक्ट है, अनसेटलिंग का मतलब भी डिस्कंसर्टिंग से ही होगा, बेचैन कर देने वाला तथ्य है। द पार्टीजन नेचर ऑफ रूलिंग डिस्पेंसेशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू विश अवे। विश अवे का मतलब होता है आपने इच्छा करी और परेशानियां दूर, विश का मतलब इच्छा करो, अवे का मतलब दूर, आपने इच्छा करी और आपकी मुसीबतें दूर। तो कह रहा है द पार्टीजन नेचर, पार्टीजन का मतलब है एक प्रकार से आप भेदभावपूर्ण कह दीजिए, है ना, एक का ही साथ देना, कट्टरता रखना। तो पार्टीजन जो नेचर है रूलिंग डिस्पेंसेशन का, जो सरकार है, डिस्पेंसेशन के लिए क्या बताया? सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर। तो जो धार्मिक मतलब ये जो सरकार है हमारी, इसका जो भेदभावपूर्ण रवैया है, ये भी डिफिकल्ट है टू विश अवे, कि आप इसको विश करके दूर नहीं कर सकते, है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको विश अवे नहीं कर सकते। रेपुटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट and global standing, but beyond that instrumental perspective, rule of law and communal harmony are essential for any functioning democracy. Reputation is important, प्रतिष्ठा जरूरी है, for a country's economic development, देश के आर्थिक विकास के लिए, and global standing, और देश के वैश्विक आधार पर
जो स्टैंडिंग है, जो भी रैंकिंग है उस आधार पर, बट लेकिन बियॉन्ड दैट इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होता है नजरिया, इंस्ट्रूमेंटल होता है सहायक, कॉन्ट्रीब्यूटरी, हेल्पफुल, इन्फ्लुएंशियल। लेकिन इसके परे, ये जो नजरिया है सहायक है इसमें ठीक है, लेकिन इस नजरिए के परे अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ एंड कम्युनल हार्मनी, तो जो कानून है और सांप्रदायिक सामंजस्य है वो महत्वपूर्ण है। किसके लिए? एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र के लिए जो फंक्शनिंग फॉर्म में है, जो कार्यशील है उसके लिए। तो कह रहा है रेपुटेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रतिष्ठा इज है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, फॉर के लिए, अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के आर्थिक विकास के लिए, एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, और विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए। बट लेकिन बियॉन्ड का मतलब के परे, दैट इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, इस जो हेल्पफुल नजरिया है इसके अगर परे बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड कम्युनल हार्मनी, तो जो ये रूल ऑफ लॉ है, कम्युनल हार्मनी है, रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कानून और कम्युनल हार्मनी का मतलब हो गया सांप्रदायिक जो सामंजस्य है, इसके परे अगर बात करें आप, है ना, तो इसके परे जो रूल ऑफ लॉ है, एक तो कानून और सांप्रदायिक हार्मनी है, इनकी जरूरत पड़ती है, ये एसेंशियल है, ये महत्वपूर्ण है, ये वाइटल है, किसके लिए? किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए। तो ये था एडिटोरियल आज का। अगर बात करें इंट्रोस्पेक्टिव टोन नजर आती है, इंट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे भारत को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, फिर से अपना इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्टिव टोन इसकी है। अब बात करते हैं क्विज की, जो कि पेड यूजर्स के लिए फीचर रहता है।